हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं मेघा बलानी और आज हम करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का जो पार्ट है कौन सा 8, जिसका नाम है कन्यादान। तो आप पीछे बैकग्राउंड में एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें एक माँ और बेटी है और इसके बारे में ऋतुराज जी ने लिखा है कि जब एक बेटी की शादी हो रही होती है, कन्यादान किया जाता है, तो उस कन्यादान के समय घर वाले सब लोग क्या करते हैं, जब से वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसको क्या करने लग जाते हैं, शिक्षा देने लग जाते हैं लड़कियों को कि आपको जो है ऐसे रहना है, ससुराल जाके ये करना है, वो करना है। तो इस तरह से हम बहुत सारी सीख देते हैं कि कायदे से बात करना, ज़्यादा बात नहीं करना, बड़ों का सम्मान करना, सबकी सेवा करना, ये सारी सीख हम देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर एक माँ जो है अपनी बेटी को इसके अलावा कुछ एक और अच्छी सीख देने वाली है, जो कि क्या कि तुम लड़की हो तो ठीक है, लड़की हो तुम वो सारे काम करो जो एक लड़की करती है, लेकिन कभी भी अपने ऊपर अत्याचार मत होने देना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी बेटी को उसने बचपन से ही बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा था, कभी उसको दुख की जो है परछाई उसके ऊपर नहीं गई थी। तो उसको सुख लेना तो आता था, लेकिन दुख को कैसे बांटा जाए वो उसे नहीं आता था। तो उसने अपनी बेटी को ये सीख दी कि तुमको अभी यहाँ से तुम जा रही हो, जब आगे जाओगी तो लाइफ ऐसी नहीं होगी, लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, जो कि जिनकी भी शादी हो चुकी है उन सबको ये पता होगा, मुझे भी पता है। तो आज जो है ऋतुराज जी जो हैं वो इसी के बारे में बता रहे हैं, जिसमें वो एक माँ द्वारा अपनी बेटी को कुछ सीख दी जा रही है, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं। तो कवि जो है ऋतुराज जी, उनका जन्म हुआ था 1940 में। ठीक है, सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर नामक स्थान पर माना जाता है। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 40 वर्ष तक सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद वे जयपुर में रहे और हिंदी कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ये इनके जीवन परिचय में कुछ कुछ चीजें ऐड थी। दूसरी चीज, इनकी रचनाएं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक मरण धर्मा और अन्य, ये एक रचना है। दूसरा है पुल पर पानी, तीसरा है सूरत नीरत, चौथा है लीला मुखारविंद। ठीक है, और अभी तक इन्होंने 8 रचनाओं का प्रकाशन किया है। ऋतुराज को साहित्य सेवा के लिए सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कुछ राइटिंग से रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड कुछ पुरस्कार होते हैं जिनके नाम आपको दिख रहे हैं। तो ये क्या थे, इनको पुरस्कार मिले थे तो इनकी रचनाओं के लिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इनकी साहित्यिक विशेषताएं, ये किस तरह की चीजें लिखते थे उसके बारे में बात करते हैं। तो ऋतुराज की कविताओं में आज की मानव दशा को प्रस्तुत किया गया, आजकल जो लोग हैं वो कैसे हैं उनके बारे में बताते हैं वो। इनकी कविताएं आधुनिकता, मतलब आज के टाइम की बात होती है। सामाजिक दायित्व, हमारा सामाजिक दायित्व क्या होना चाहिए, एज अ ह्यूमन हमें किस तरह से रहना चाहिए, क्या क्या हमारे दायित्व होने चाहिए, वो स्वाभिमान और विश्व बंधुत्व की भावना से आलोकित है। स्वाभिमान से रहना चाहिए, जैसे कि हम अभी कन्यादान में भी देखेंगे कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो हम उसको, जब वो जाती है तो वो कैसे रहती है, बहुत सेमी सी रहती है। आजकल की लड़कियां तो थोड़ी सी एडवांस होती हैं, जो कि अच्छी बात भी है। अपनी बात खुल के रखनी चाहिए, बदतमीजी कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में कोई बात है या किसी बात से रिलेटेड आपके अंदर कोई विचार है तो आप उनको बहुत ही सहजता से रखो। बदतमीजी से रखना, रूड होकर रखना, उसको बात रखना नहीं कहते हैं, उसमें फिर आप गलत दिखते हो। आपको अगर अपनी कोई बात रखनी है तो आप उसको बहुत ही तरीके से, सलीके से रखो। तो वो चीज़ आपके अंदर क्या आती है, एक स्वाभिमान लाती है कि हाँ, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, मैंने अपनी बात को बहुत तरीके से कहा। तो यहाँ पर उन्होंने स्वाभिमान और विश्व बंधुत्व यानी विश्व में आपस में प्यार से रहने वाली चीजें जो हैं इनकी आपको दिखेंगी। कहीं कहीं इन्होंने विद्रोह भावना को भी व्यक्त किया, कहीं कहीं पर ये विद्रोह भी दिखाते हैं। कवि ने आज के मानव संघर्ष को अपनी कविता में स्थान देकर एक नई मर्यादाओं की स्थापना के लिए आगे बढ़ाने का विश्वास रखा और उन लोगों को अपनी कविता का आधार बनाया जिन लोगों को समाज में कोई महत्व नहीं मिला। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, उन लोगों, अपनी कविताओं में उन लोगों के लिए कुछ कुछ लिखना शुरू किया जिनको समाज में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था, उनके बारे में ये लिखते थे।
उन लोगों को इन्होंने अपनी अपनी बात कहने की जगह दैनिक जीवन अनुभव का यथार्थ रूप प्रकट किया। और ये अपने क्या करते थे, जो लोगों के बारे में ज्यादा महत्व नहीं होता था उनसे रिलेटेड उनकी बातों को ये लोगों तक लाने के लिए अपनी कविताओं में उसके जरिए प्रकाशित करते थे। ठीक है, आगे, तथा अपने आसपास रोज की जिंदगी में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर दृष्टि डाली। इन्होंने अपनी कविताओं में कोरी भावुकता नहीं दिखाई, बल्कि यथार्थ का दर्शन कराने में वे सक्षम रहे। सिर्फ क्या करते थे, सिर्फ भावनाएं नहीं दिखाते थे कि हाँ भावनाएं, उन्होंने रियलिटी दिखाई कि रियलिटी क्या होती है जीवन की, वो इन्होंने अपनी कविताओं में दिखाई। ऋतुराज की भाषा अपने वातावरण और लोक जीवन से जुड़ी तथा बिंबों का सजीव चित्रण है। इनकी भाषा में तत्सम और तद्भव शब्द से युक्त भाषा होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कविता का सार, कविता में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। कन्यादान, कन्यादान कविता में मां ने अपनी बेटी को विवाह के अवसर पर जो शिक्षा दी है वह आदर्श और परंपरा से भिन्न है। ठीक है, बिल्कुल, आज तक हम जब भी देखते हैं तो शुरू जब से मतलब बात पक्की हो जाती है तब से लेके एक टेप चलता है घर में कि हाँ ऐसे करना है, ये खाना बनाना सीख लो, इस तरीके से रहना है, ये करना सीख लो, ये करना सीख लो, और इस तरह से रहना, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब चीज़ें हम उनको बताने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी जो मम्मी है कन्यादान में, जिस कन्या को उनकी माता उन्हें कुछ शिक्षा दे रही हैं, वो आदर्श और परंपरा से बिल्कुल अलग है। समाज में स्त्रियों के आचरण के जो मानक बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उन पर आदर्श का मुलमा चढ़ा हुआ है। मतलब उनमें क्या लगा, आदर्श का एक उन्होंने बना रखा है कवर कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए। स्त्री को कोमल कहकर उसे बताया जाता है कि वे पुरुष के समान शक्तिशाली नहीं बल्कि कमजोर है। पहले के टाइम में होता था ना ऐसे। इसी में नारी का बंधन छिपा है, यानी नारियों को ऐसे ही रहना चाहिए, उसे इस बंधन में बांधना नहीं है, उसे इस बंधन में बंधना नहीं है। लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई न देना कहकर माँ उसे इस बनावटी आदर्श से प्रभावित न होने की सलाह दे रही है। उन्होंने क्या कहा अपनी बेटी को कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना। मतलब आप लड़की तो हो लेकिन लड़की के जैसे बिल्कुल कोमल बन के नहीं रहना है कि नाजुक से नहीं, जो चीज़ सब कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से रहना चाहिए। मैंने कल ही एक मूवी देखी थी बबली बाउंसर, तो उसमें भी है ना, उसमें क्या होता है, वो लड़की जो है बाउंसर, मतलब उसको कुश्ती उश्ती करना अच्छा लगता था क्योंकि उसके पापा जो थे वो कुश्ती करवाते थे, अखाड़ा था उनका, तो उसको भी है ना अच्छा लग, और उसको भी बहुत अच्छे से आती थी, मतलब पावर बहुत अच्छी थी और उसको इंटरेस्ट भी था, वो करती भी थी। फिर बाद में वो पढ़ी लिखी तो होती नहीं, उसको पढ़ना वढ़ना इतना आता नहीं था, और मतलब 10th भी पास नहीं की थी उसने। फिर उसने दिल्ली जाके बाउंसर की जॉब की, तो वो लड़कों के सामने, मतलब लड़कों से ज़्यादा पावरफुल होके पछाड़ देती थी। मतलब वो अपने आप को लड़की तो थी लेकिन उसने अपने अंदर वो कोमलता वाली चीज़ें नहीं रखी थी। ये तो खैर मूवी की बात है, कल ही देखी थी मैंने, अच्छी थी मूवी। तो आगे बात करते हैं। लड़की माँ की अंतिम पूंजी है क्योंकि वह उसके सबसे निकट होती है तथा उसके सुख दुख की साथी होती है। इस कविता में एक माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को व्यंजना मिली है। क्या बताया है कि एक लड़की जो होती है वो क्या होती है, हमारी अंतिम पूंजी कह के ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पर इसकी मम्मी जो हैं उनके लिए वो अंतिम पूंजी है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को हम बड़ा करते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं। अब वो लड़की शादी करके किसी और घर में चली जाएगी जहाँ मम्मी और बेटियाँ आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, मम्मी और बेटियों की, बेटों की भी होती है लेकिन मम्मी और बेटी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो वहाँ पर वो हर एक चीज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं। अगर बेटी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी मम्मी से पहले सबसे पहले अपनी मम्मी से शेयर करना पसंद करती है क्योंकि वो कंफर्टेबल होती है मेरे हिसाब से। बाकी किसी के पापा के साथ भी होती होगी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर उन जो मम्मी है उनको लगता है कि ये मेरी अंतिम पूंजी है जिसको मैंने इतने टाइम तक संभाला संवारा पालन पोषण किया, अब वो चली जाएगी यहाँ से शादी करके। और यहाँ पर एक माता जो है उसके अनुभवों की पीड़ा, उसने क्या क्या अनुभव किया था जब उसकी शादी हुई थी, तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी बेटी को बता रही है कि मैंने क्या क्या देखा था और तुम्हें अब क्या बनना है, इस तरह से। ठीक है, तो ये कविता का सार है जिससे आपको कविता का बेस समझ में आ गया कि हम कविता में पढ़ने क्या वाले हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहीं से ही हमारा कन्यादान चैप्टर जो है वो शुरू होता है। क्या दे रखा है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था
लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। क्या कह रहे हैं? कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है? एक माँ के बारे में बात की गई है, जब उसकी पुत्री की शादी हो रही होती है और उस समय वो क्या करते हैं, उसकी शादी करवा रहे होते हैं। तो उस टाइम पर एक माता पिता का जो दुख होता है वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्रामाणिक है, यानी कि होने वाला है, कि सिद्ध है कि होता ही है। आप जिस बच्चे को छोटे से बड़ा करते हो, अपने पास देखते हो, हर समय वो आपके साथ रहता है, उसके बाद एकदम से उसकी शादी हो जाती है, वो किसी और घर में रहने लग जाती है, तो दुख तो होगा, ये बिल्कुल प्रामाणिक है ना। हमारा पेट भी जो है वो भी अगर थोड़े दिन के लिए किसी के पास चला जाता है, हमको तभी दुख होता है, तो ये तो हमारा बच्चा होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब लड़की को दान देते वक्त, दान यानी कि जब कन्या दान करते हैं, किसी अपनी लड़की को किसी और को दे रहे होते हैं, तो उस समय पर ये जो चीज़ की जाती है वो बहुत दुख होता है, बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, और क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मान लो हमारा सारा पैसा किसी ने ले लिया हो। ऐसे ही हमको लगता है कि जब बच्चे की शादी हो जाती है तो वो यहाँ से किसी और घर में चली जाती है, तो वो हमको ऐसा लगता है कि वो अंतिम पूंजी थी, क्योंकि उसके साथ हम अपने सुख दुख, हमारी सारी बातें शेयर करते थे, और अब वो कहीं और चली जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अब यहाँ पे वो जो माता है वो कह रही है कि मेरी बेटी जो है अभी इतनी बड़ी, इतनी सयानी नहीं हुई है, इतनी समझदार नहीं हुई है, और वो बहुत ही भोली है, उसका मन जो है बहुत कोमल है, बहुत ही सरल है। उसको नहीं पता है कि बाहर दुनिया में क्या होता है, और उसको ये भी नहीं पता है कि शादी के बाद कैसा जीवन होता है। क्योंकि क्या होता है, दूर से सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है ना, कि हाँ हाँ शादी होगी, हम जाएंगे, ये वो होता है बहुत सारा। लेकिन ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ साथ आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐड होती हैं। हम उस चीज़ के साथ डील करना सीख जाते हैं, टाइम से हम डील करना सीख जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आप एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो। एक लोगों के साथ आप रहते थे, अब बिल्कुल अनजान लोगों के पास जा रहे हो, तो एडजस्टमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी बेटी जो है, अभी वो जो माता है वो अपनी बेटी कह रही है कि मेरी बेटी जो है बहुत अभी सयानी भी नहीं हुई है, इतनी बड़ी भी नहीं हुई है, समझदार भी नहीं है, बहुत भोली भाली सी है, बहुत ही सीधी है, कि उसे सुख का आभास तो था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। उसको ये तो पता था कि सुख क्या होता है, क्योंकि हमने कभी उसको दुख वाली चीज़ें कभी देखने ही नहीं दी, कि भाई हाँ क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हम बच्चे लोग बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, खुद से ही मतलब मम्मी हमारी बहुत अच्छे से केयर वेयर करती है। फिर उसके बाद जैसे कभी कुछ और चीज़ें होती हैं तो मम्मी हमारी केयर करती है, या कभी कुछ चाहिए तो आप फट से मुंह से बोल देते हो मम्मी ये ला के दे दो, तो वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, यानी सुख का तो आभास होता है। लेकिन दुख को बांटना यानी दुख को बांटना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि दुख जो भी आया है उसको मतलब अपनी वो बेटी के लिए कह रही है कि जब उसको सुख तो मैंने बहुत दिए, कभी उसके सामने दुख नहीं आने दिए, लेकिन उसको दुख बांटना नहीं आता, कि अगर कभी उसके पास दुख आ जाएगा तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगी, उसको बांट नहीं पाएगी कि कैसे उसको मैं डिवाइड करूं, कैसे उस चीज़ को सॉल्व करके बाहर निकलूं। क्योंकि उसने कभी भी अपनी बेटी को क्या किया, उसने कभी भी कोई दुख नहीं दिया अपनी बेटी को, किसी दुख तक आने ही नहीं दिया, अपनी बेटी के पास कोई दुख ही नहीं आने दिया। और अब जब दुख नहीं आने दिया, सुख ही सुख था उसको, तो दुख उसको कैसे बांटना आएगा। तो अब यहाँ पे वो अपनी बेटी के लिए कह रही है कि उसको तो दुख बांटना भी नहीं आता, दुख को कैसे बांटना है, कैसे उसको सहना है, ये भी उसे नहीं आता। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, वो अपनी बेटी, उसकी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या है, वो एक पाठिका है। उसने क्या पढ़ा है, उसने कुछ धुंधले प्रकाश, उसको धुंधला पता है कि हाँ भैया शादी होती है ना, शादी होके बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, उसको इतना पता है, उसको पता है शादी होगी तो कुछ अच्छा होगा। लेकिन कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्ति होंगी, उसको लगता है कि कुछ शायद हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स आएंगी और कुछ अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। तो इतना उसको थोड़ा सा पता है, लेकिन उसे क्लियर नहीं पता है कि एक्चुअल में होगा क्या शादी के बाद। तो ये सारी चीजें जो है उसकी माता के मन में, ये सारे डर जो हैं वो आ रहे थे कि मेरी बेटी अभी भोली है, सयानी नहीं हुई है,
उसको दुख नहीं पता क्या होता है, हमेशा उसने सुख ही देखे हैं। और अभी जो है उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ों की, उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, उसके सामने एक सब क्या है, धुंधला धुंधला सा दिखता है। उसको लगता है कि अच्छा होगा आगे जीवन, लेकिन ये ज़िंदगी जो है वो ऐसी नहीं होती है, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कभी अच्छे से स्मूथ भी चलती है। तो ये चीज़ें उसकी बेटी को नहीं पता है, ऐसा उस माता का मानना था। भावार्थ देखते हैं क्या है। कन्यादान के समय लड़की की माँ का दुख केवल दिखावा नहीं था, उसका दुख वास्तविक था। उसे लग रहा था कि मानो वह अपने जीवन की सारी पूंजी किसी को सौंपने जा रही है। लड़की अभी समझदार नहीं थी, वह भोली और सरल स्वभाव वाली थी। उससे अभी सांसारिक व्यवहार का, जीवन के कठोर यथार्थ का ज्ञान नहीं था। उसके मन में व्यवहारिक जीवन के सुखों की एक अस्पष्ट तस्वीर थी, तो लेकिन उसे जुड़े दुखों और समस्याओं का ज्ञान नहीं था। उसको पता था कि भाई शादी होती है, सुख होते हैं, जो कि सबको आज के टाइम पे भी सबको ही मतलब ये लगता है हाँ भाई शादी होती है, बढ़िया कुछ होता है, अच्छा होता है फॉर श्योर, अच्छा होता है। बट उसके साथ साथ आपके लिए बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, तो उन चेंजेस के साथ अपने माइंड मेकअप करके चलना चाहिए कि हाँ चेंजेस आएंगे और उनको हमको एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद उस चीज़ को अपनी लाइफ में एडजस्ट करते हुए जाना है। अगर आप सिर्फ ये सोच के जाओगे कि अरे नहीं शादी के बाद तो सब कुछ सुख सुखी होगा, तो वो तो चाहे अभी आप नहीं शादी करो तो भी सुखी, ऐसा नहीं है कि हमेशा सुखी रहेगा, दुख तब भी आएंगे, बस वैरायटी चेंज हो जाएगी, कुछ अलग टाइप के दुख होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि शादी होगी लेकिन उसके साथ चेंजेस भी आएंगे, तो उन चेंजेस को भी हमको सोच के चलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें आने वाली हैं और इन चीज़ों के साथ हमको डील करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश की पड़ी जाने वाली कविता के समान था। भाई एक तो उसकी एज भी छोटी थी, भोली अलग थी, तो इस वजह से उसको लगता था कि हाँ सब चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, जिनमें तुक और लय में बंधी हुई सुखद पंक्तियां जो हैं वह पढ़ पा रही थी। उसको हमेशा ऐसा लग रहा था कि हाँ अच्छा अच्छा होता है, सब बढ़िया बढ़िया होता है। उसे अभी जीवन के सुखमय पक्ष का ही अनुभव हो पाया था। सिर्फ और सिर्फ कन्या को यही पता था कि शादी के बाद सुख ही सुख मिलते हैं, मजे मजे मिलते हैं। ठीक है, कि भाई हाँ आराम से बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया बढ़िया गहने पहनो। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझना है ना। तो उसको ऐसे लगता था कि भाई अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, एक नया जीवन स्टार्ट होगा, नए घर में जाऊंगी, नए लोगों से मिलूंगी, तो वो सारी चीज़ें, वो अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रही थी। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी होते हैं जो उसकी माता ने अनुभव किए थे, और वही चीज़ें वो अपनी बेटी को समझाना चाहती थी। नेक्स्ट आगे, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत अच्छी चीज कही है, बहुत ही सटीक कहा है। क्या कहा है? कहा है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर, यानी जब पानी होता है उस पानी में झांक कर, यानी कि एक तरह से आईने की बात कर रही हैं कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अपने चेहरा है ना, अपनी सूरत, उस पर घमंड मत करना कि हाँ तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, बढ़िया बढ़िया आभूषण पहन रखे हैं, नए नए ड्रेसेस पहन रखे हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छा सा कुछ कपड़े वपड़े पहन रखे हैं। तो ये सब चीज़ें देख करके तुम उस आईने में या पानी में झांक कर अपने आप को देख के अपने ऊपर इतराना मत कि अरे मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी बढ़िया लग रही हूँ। ये सब चीज़ों पे मत रीझना, इन पे अपना मन मत लगाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। जो हम रोटियां बनाते हैं, अब वो अपनी बेटी को कह रही है कि जब रोटी बनाते हैं आग पर, तो उस आग पर आग जो है वो रोटी बनाने के लिए है, जलने के लिए नहीं। मतलब कि तुम्हारे ऊपर कभी कोई अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई उत्पीड़न हो रहा है, तो उस चीज पर जलना नहीं है। उस चीज को ऐसे नहीं सोचना है कि यही मेरा जीवन है, या हाँ मेरे साथ ऐसा होना होगा इसलिए हो रहा है, तो उसके लिए मत होना। क्योंकि आग जो है वो रोटी सेकने के लिए, किसी लड़की के जलने के लिए नहीं है। आप देखते होंगे कि दहेज के लिए लड़कियों को जला देते हैं, ठीक है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनको मारा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी माँ, जो उनकी माँ है वो अपनी बेटी को बोल रही है कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए, तो उसके लिए तुम अपने आप को जलने मत देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो और तुम उसको सहती ही रहो।
ठीक है। आगे, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है जीवन स्त्री जीवन के। ये जो वस्त्र होते हैं, ये आभूषण होते हैं, ये एक क्या है, ये एक भ्रम है, एक धोखा है, और ये क्या है, एक स्त्री के जीवन का एक बंधन हो जाता है। कई लेडीज होती, मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने आसपास भी काफी देखा है कि कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, है ना, शादी के बाद उनको लगता है कि बढ़िया बढ़िया कपड़े मिलेंगे, गहने मिलेंगे, ये मिलेगा, फोन मिलेगा, ये मिलेगा, तो वो उसी में ही खोई रहती हैं। फिर सामने वाला उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अपना तो मजे चल रहा है ना। तो यही चीज उनकी माँ ने उन्हें कही है कि तुम जो हो ये गहनों के लिए और ये वस्त्रों के लिए इनके भ्रम में मत रहना, ये धोखे में मत रहना, क्योंकि ये क्या कर जाते हैं, ये जीवन, स्त्री के जीवन के लिए एक बंधन बन जाते हैं कि कुछ किसी ने कुछ कहा, गुस्सा किया, कुछ गलत बोला, आप रूठे और वो आके आपको कुछ गिफ्ट दे दिया, आप थैंक यू हो गए, खुश हो गए, चलो उस टाइम के लिए बात ठीक हो जाती है, आपको लगता है ठीक है, बात बढ़ाने का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है बढ़ाने का, लेकिन वो चीज रिपीट होना शुरू हो जाती है। फिर वो घर में होती है, कुछ टाइम के बाद बाहर होती है, फिर पब्लिक प्लेस में होती है, और फिर वो आदत बन जाती है, और कुछ टाइम के बाद जाके आपको रियलाइज होगा अरे ये तो मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो हम एक भ्रम में रहते हैं, और वही चीज इनकी माता ने कहा है कि इन सब चीजों में, इन लालच में मत रहना, नहीं तो क्या हो जाएगी, एक बंधन में बंध जाएगी। ठीक है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा कि लड़की की तरह रहो, कोमलता अपने अंदर रखो, सरलता अपने अंदर रखो, नम्रता अपने अंदर रखो, कोई आता है उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करो, सबके साथ एक अच्छे तरीके से बात करो। तो लड़की तो होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, लेकिन लड़की की तरह अपना स्वभाव ऐसा मत रखना कि कोई आया कुछ भी बोल के चला गया, किसी ने कुछ भी कह दिया, किसी ने कैसे भी बात कर ली। नहीं, आप रेस्पेक्ट के लिए काबिल हो और आपको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ऐसा उनकी माँ ने उसे कहा। तो आपको भी मैं अगर एक सलाह दूं, एक पर्सनल, तो वो यही है कि अपनी बात के लिए हमेशा स्टैंड लो, बस स्टैंड लेने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ के, गुस्से में, चिल्ला के, किसी चीज के लिए विरोध करके आप अपनी बात को रखो। जी नहीं, उसको बात रखना नहीं कहेंगे, वो तो फिर एक सारा सर गुंडागर्दी टाइप का हो गया कि आप बस अपनी बात मनवाना चाहते हो, फिर आप जिद्दी कहलाओगे ना। ऐसे नहीं, जब आपको किसी बात के लिए लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती है मेरे तरीके से, और मुझे ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो उसके लिए आप स्टैंड लो, प्यार से समझाओ, अपनी बात को बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करो कि मुझे ये चीज़ ऐसा चाहिए, मुझे ये चीज़ ऐसा चाहिए। तो अपने लिए अगर स्टैंड लेना शुरू कर दोगे तो वहां पर आपकी पर्सनैलिटी दिखने लग जाती है कि हाँ इसके भी अपने विचार हैं। ऐसा नहीं कोई भी आया कुछ भी कह के चला गया, आपने सुन लिया, सुनो सबकी, लेकिन एक पॉइंट पर जब लगता है कि नहीं यहाँ पे तो मुझे बोलना चाहिए, तो उस टाइम पर बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही प्यार से, सलीके से अपनी बात को रखो। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में ये लेसन बहुत अच्छे से सीखा है कि आप किसी को खुश कभी नहीं रख सकते हो। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने मन की जो बात है उसको भी संभाल के चलो कि हाँ अगर आपको किसी चीज़ के लिए लगता है कि ये चीज़ मेरे विचार से ऐसी होनी चाहिए, तो आप अपने विचार रखो, बस विचार रखने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, अगर तरीका सही होगा ना, सामने वाला 100% आपकी बात को समझेगा, और उसके बाद भी नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, आप अपनी बात जो है उसको रखो, एटलीस्ट अपने अंदर से निकाल दो कि हाँ मेरे को जो लगा मैंने बोल दिया, सामने वाला नहीं समझा, इट्स ओके। अपने अंदर से क्लियर रहो बिल्कुल, बस मतलब अंदर से बाहर से बिल्कुल प्योर हो जाओ। तो यहाँ पर उनकी मम्मी ने उन्हें बहुत सारी सीख दी, है ना। आगे बात करते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। विवाह के बाद विदा होती पुत्री को माँ ने अनुभवों के आधार पर शिक्षा दे रही है कि बेटी ससुराल में अपनी सुंदरता पर मुग्ध होकर न रहना। ऐसा नहीं कि बस अपनी सुंदरता में खोई हुई हो कि हाँ सब लोग बोल रहे हैं अरे बहू रानी तो बहुत अच्छी है, बहुत मस्त है, बढ़िया है, सुंदर है, ये है वो है। ठीक है, तो उसी चीज में खो के मत रहना। ये सुंदरता किसी को प्रसन्न करेगी तो किसी के लिए ईर्ष्या का कारण भी बनेगी। भाई आप अगर सुंदर हो तो किसी को अच्छे भी लगोगे, लेकिन कोई जल भी रहेगा आपकी सुंदरता से कि यार क्या है यार इतनी ब्यूटीनेस है, उसी पे इतराती रहती है।
ठीक है। सुंदरता पर इतराना अनेक समस्याओं को जन्म दे देता है। अगर आप अपनी ब्यूटी के ऊपर, सुंदरता के ऊपर इतराने लग जाते हो तो उससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आग केवल रोटी सेकने के लिए है, कभी भी आवेश या हताशा में जल मरने की मत सोचना। मतलब कभी अगर ऐसा हो जाता है कि कोई बात हो गई घर में या कोई चीज हो गई, तो ऐसा नहीं कि जला लिया अपने आप को या अपने आप को कुछ कर लिया, वो सारी चीजें नहीं करनी है। चुनौतियों का समझ बूझ और साहस के साथ सामना करना, सुंदर वस्त्र और कीमती गहने पाकर भ्रम में मत पड़ना। जो भी आप चीज कर रहे हो उसको समझ बूझ करके करना, ठीक है, समझ के करना, साहस के साथ करना। अगर कोई चुनौती आ जाती है तो उसको सॉल्व करो, ना कि उससे डर के आप कुछ ऐसा स्टेप उठा लो जिसकी वजह से वो गलत चीज हो जाए। और सुंदर वस्त्र जो हैं, गहने जो हैं, वो क्या है आपके लिए? एक भ्रम है, तो उस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। ये नारी को बंधन में डालने की क्या है? एक हथकड़ी या बेड़ियों की तरह है। ये उसके व्यक्तित्व को समाप्त करने के मधुर षड्यंत्र होते हैं। मतलब उसका व्यक्तित्व, जो उसका नेचर है, उसको पूरी तरह से समाप्त कर देते, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया ही था ना। इनके मोह जाल में मत फंसना। तू लड़की है, इस सत्य को मत भूलना, लेकिन तू लड़की होने के कारण दुर्बल है, परावलंबी है, अन्याय सहना तेरी नियति है, ये कभी मत सोचना। सहनशीलता के साथ स्वाभिमान को भी मत भूलना। क्या कहा है उसकी माता ने? कि तुम लड़की हो, अपने अंदर थोड़ी सी दुर्बलता रखती हो, सोचती हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये तो मेरी किस्मत है, ऐसा तो होता ही है, सबके साथ होता है, पीढ़ियों से होता आ रहा है, तो ये सारी चीजें नहीं रखनी है। सहनशीलता के साथ साथ तुम्हारे अंदर स्वाभिमान भी होना चाहिए। सहनशीलता यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि कोई तुमको कुछ भी कह जाए। कोई तुम्हें कुछ कह रहा है, सुनो सुनो सुनो। जब लगता है कि नहीं, ये अब मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट पे आ गया है, तो वहां पर किसी की नहीं सुननी है, वहां पे अपनी बात सलीके से कहनी है, ठीक है। चलो, ये हो गया यहाँ पर इसका कंप्लीट। यहां से शुरू करते हैं इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। पहला प्रश्न है, चैप्टर बहुत ही छोटा है, आज ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? तो माँ चाहती है कि उसकी पुत्री में लड़कियों जैसी सरलता, धैर्य, स्वार्थता आदि गुण तो रहे, लेकिन वे लड़की होने के नाते किसी भी प्रकार की हीनता और दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हो, शोषण और अन्याय का दृढ़ता से सामना करे, उसे लड़की समझकर कोई उसके साथ अशोभनीय आचरण न कर सके, ठीक है। आगे, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? दो बातें हैं भाई। पहली चीज है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। भाई इसमें ऐसा बताया गया है कि स्त्रियों को प्राय बोला जाता है कि शादी के बाद जो है उनको इस तरीके से रहना है, और लोगों शादी के बाद जो है लड़कियों की जो क्या करी जाती है, उनका मान सम्मान जो है इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है। उनको समझा जाता है कि हाँ ये हमारे घर में आई है, इसको जैसा चाहे रख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति बताई गई है। दूसरा है कि माँ ने बेटी को सचेत क्यों करना जरूर समझा, क्योंकि उसके जो अनुभव थे, उन अनुभवों के आधार पर वो चाहती थी कि मेरी बेटी जो है अभी बहुत भोली भाली है, ठीक है, अभी सयानी भी नहीं हुई है, बहुत ही सरल है, और ये जो है अपनी उसको दुख जो है उसको बांचना नहीं आता है, उसको किस तरह से उसका समस्या का निवारण करना है वो उसे नहीं आता है। तो इस वजह से वो अपनी बेटी को क्या करना चाहती थी? सचेत करना चाहती थी। भावार्थ देखते हैं। पहला जो है उसका भावार्थ क्या है? इन पंक्तियों में स्त्री की शोचनीय सामाजिक स्थिति की ओर संकेत किया है। वह पूरे परिवार की सेवा करती है, लेकिन उसके गुणों का कोई मूल्य नहीं होता है। क्रूर और उसे दहेज आदि के लिए प्रताड़ित करते हैं। उसे जल मरने को विवश किया जाता है या जलाकर मार डाला जाता है। इन पंक्तियों में समाज की इस कुरीति पर करारा व्यंग्य किया गया है, ठीक है। क्या बताया गया कि समाज के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? पहले देखो, आज के टाइम पे भी अगर आप देखो, पहले तो बोलते हैं शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही, हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं? उस लड़की को सही से ट्रीट नहीं करते। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ होते हैं ऐसे, तो वो सही से उन्हें ट्रीट नहीं करते हैं, लड़कियों को अच्छे से रखते नहीं हैं, फिर आगे प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो यहाँ पर वही सारी जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है कि आप किस तरह से एक लड़की को ट्रीट करते हो, वो यहाँ पे बताया, और ये सोचनीय स्थिति है। फिर दूसरा था कि भाई माँ ने क्यों अपनी बेटी को सचेत करना चाहा?
तो माँ को स्त्री जीवन का पर्याप्त अनुभव था। वे जानती है कि स्त्री के सामने कैसी कैसी कठिन समस्याएं आती हैं, उसे कैसे उत्पीड़न सहने पड़ते हैं। लेकिन लड़की अभी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रही थी, मतलब शादीशुदा वाली जिंदगी में प्रवेश कर रही थी। वे सरल और भोली थी, वे विवाह के धुंधले सुखद सपनों में खोई हुई थी। उसको लगा था बढ़िया बढ़िया होता है सब कुछ। तो माँ ने सोचा कि भाई पहले से ही उसको जीवन की चुनौतियां जो है उनके बारे में उसको पहले से सचेत कर दो, इसीलिए उसने ये सारी चीजें करना जरूरी समझा। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। शब्दबद्ध कीजिए मतलब कि बताइए। तो देखो यहाँ पर जो लड़की है उसके लिए ऐसा बोला गया है कि उसको लगता था कि जीवन में जो है शादी के बाद सब मजे मजे आते हैं, सब कुछ सही होता है। तो उसके लिए एक छवि बनी हुई थी शादी की, कि शादी के बाद सब अच्छा होता है। लेकिन उसकी माता के अनुभवों के आधार पर उसकी माता को पता था कि हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं सुख और दुख दोनों चीज़ें जो हैं आपके साथ आते हैं, यानी चुनौतियाँ भी आती हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी सरल भोली और भावुक लड़की की छवि उभरती है जो अपने विवाह के अस्पष्ट मधुर सपनों में खोई हुई है। विवाह उसके लिए धूमधाम से पूर्ण उत्सव है। उसका वस्त्र आभूषणों से सज धज कर ससुराल जाना, उसकी सुंदरता पर सभी का प्रश्न होना, पति का प्रेम पाना आदि कल्पनाएं लड़की के मन में छाई हुई है। अभी वे विवाहित जीवन के कठोर यथार्थों के से अपरिचित है कि कठिन चीजें क्या होती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, उन सभी चीजों से वो अपरिचित है। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? भाई शुरू से उसने पाला था, सारी चीजें जो हैं वो उससे साझा करती थी, सब मन की बातें उससे बताती थी। अब जो है वो शादी करके किसी और घर चली जाएगी, पराई हो जाएगी, तो ये सारी चीजें उसे अंतिम पूंजी की तरह लग रही थी। ठीक है। माँ परिवार में बेटी के साथ अपना सुख दुख, अपनी मनोभावनाएं जितनी सहजता, गोपनीयता और विश्वसनीयता से साझा कर पाती है उतना किसी अन्य सदस्य के साथ नहीं। यही कारण था माँ बेटी से बिछड़ने के कष्ट को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि बेटी के जाने के बाद उसके जीवन में शून्यता आ जाएगी। बेटी उसको अंतिम पूंजी थी जो उससे छिनने जा रही थी। बेटी उसको क्या लग रही थी? अंतिम पूंजी लग रही थी जो उससे छिनने जा रही है, इसलिए उन्होंने इस तरह से कहा। प्रश्न 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो पहली तो दी अपनी सुंदरता पर रीझ कर धोखे में मत रहना। दूसरा बोला था अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। वस्त्र और आभूषणों के मोह में फंसकर मत रह जाना, ये स्त्री के लिए क्या होते हैं? बंधन होते हैं। स्त्रियोचित गुणों को धारण करना और अपने स्वाभिमान से समझौता मत करना, दीनता और हीनता से मुक्त रहना, ये सारी चीजें उन्होंने कही थी। प्रश्न नंबर 6, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो भाई मेरी दृष्टि में तो कन्या के साथ दान तो नहीं लिखना चाहिए भाई, है ना। कन्यादान कहते हैं ना, कन्यादान महादान, ठीक है महादान होगा, बट हम दान करने वाली चीज थोड़ी है। कन्या है, आप रेस्पेक्ट के साथ सामने वाला हमसे लेगा, दान की तरह देना उसे सही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, और दूसरा इसमें कहा है कि कन्यादान शब्द द्वारा वर्तमान समय में कन्या के दान की बात करना कहाँ तक उचित है। इस तरह से दोनों क्वेश्चन का मतलब यही है। तो कन्या के साथ दान शब्द बड़ा व्यंग्यात्मक और नारी की गरिमा पर आघात करने वाला प्रतीत होता है। बिल्कुल होता है। कन्या कोई वस्तु नहीं है, जीता जागता व्यक्तित्व है। अन्नदान, धन दान, भूमि दान, गोदान की तरह क्या एक मनुष्य का भी दान किया जाना सभ्य समाज का अंग हो सकता है? वैसे भी दान के साथ जुड़ी श्रद्धा और पुण्य प्राप्ति का भाव अब लुप्त हो चुका है। कन्यादान अब केवल वैवाहिक कर्मकांड की एक औपचारिकता बनकर रह गया है। जब स्त्री स्वावलंबन और सशक्तिकरण की बातें हो रही हो तो कन्यादान की बात एक मजाक जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, स्त्री की सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, स्वावलंबी की बात करते हैं, तो उसके लिए दान शब्द जो है वो सही नहीं लगता है। विवाह एक सामाजिक समझौता है, उसमें ना कोई दान की वस्तु है, न दान देने वाला और न दान लेने वाला है, तो इसलिए दान शब्द जो है वो उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, कन्यादान। और नेक्स्ट हम मिलेंगे इसके नए लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।